नमस्ते, जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो आइए क्लास को शुरू करता हूं। लेकिन एक बात बता दूं, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ग्लोबल वार्मिंग से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एक बात और बता दूं कि यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो ग्लोबल वार्मिंग से जितना भी प्रश्न आता है इस वीडियो के बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक ना? तो आइए वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो ग्लोबल माने होता है विश्व। क्या होता है? विश्व। और वार्मिंग मीन्स होता है गर्म होना। तो इसका मतलब टोटल क्या हुआ? विश्व गर्म हो रहा है। विश्व गर्म हो रहा है, इसका मतलब वैश्विक तापन, पूरा विश्व का तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब बस इतना ही हुआ। ठीक ना? लेकिन ये क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है ग्रीन हाउस गैसें। ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ने से पहले आइए हम लोग ग्रीन हाउस गैसों को पढ़ते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। कहानी क्या है? बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने एक इमेज लगाया है। ये इमेज मैंने विकिपीडिया से लिया है और इसमें ग्लोबल वार्मिंग का पूरा कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। लेकिन मैं पहले ये बताऊंगा कि ग्रीन हाउस गैस से ये जो नाम आया ग्रीन हाउस गैस, ये कहां से आया। ठीक है ना? इसको जल्दी समझ लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्या हुआ कि यूरोप एवं अन्य देशों में जो गर्म जलवायु एवं मौसम वाले पौधे होते थे, या जो है फूल के पौधे होते थे या सब्जियों के पौधे होते थे, वो उन ठंडे देशों में नहीं होते थे। तो वो लोग बहुत परेशान रहते थे। वो सोचते कि आखिर इन पौधों को मैं अपने यहाँ कैसे उगाऊं। तो उन्होंने एक तकनीक बनाया। उन्होंने तकनीक ये बनाया कि जहां उनकी जो है खेती वो करते थे, वहां पर उन्होंने छोटे छोटे घर बनाए। वो घर किसके होते थे? कांच के होते थे। जैसे मान लिया जाए ये आपका धरातल है और इस पर उन्होंने ऐसे कांच का घर बना दिया। ठीक ना? अब ये कांच का घर बन गया। अब क्या हुआ कि इसमें उन्होंने पौधे को बिठा दिया। लेकिन अब इसमें पौधे को उन्होंने लगा तो दिया, लेकिन ये पौधा ठंड के मारे मर जाएगा क्योंकि ये गर्मी के सीजन का पौधा है, गर्मी वाले क्षेत्र में होता है। तो इन्होंने जब ये कांच का ये घर बनाया था तो इन्होंने जो दिमाग लगाया वो क्या है? देखिए, यहाँ पर सूर्य है। सूर्य का प्रकाश इन कांच के घरों में अंदर चला आता। ठीक ना? लेकिन ये लोग ऐसा सिस्टम लगाए थे कि कुछ प्रकाश यानी कि कुछ गर्मी इन्हीं घरों के अंदर रह जाती थी। ठीक है ना? इन्हीं घरों के अंदर रह जाती थी। तो इसीलिए इस घर के हिसाब से पहले तो हाउस जान लीजिए, इसको क्या कहा गया? इसको हाउस जान लीजिए। ठीक है ना? उसके बाद में चूंकि इन घरों में पौधे रहते थे और वो पौधे हरे होते थे, इसीलिए इन घरों को वहां पर कहा गया था ग्रीन हाउस, यानी कि हरे पौधों का घर। ठीक है ना? ग्रीन हाउस कहा गया। अब हुआ क्या? देखिए यहां पर आगे तो ये पूरा आप समझ गए कि ग्रीन हाउस का जन्म कहां हुआ? यूरोप एवं अन्य ठंडे प्रदेशों में क्या हुआ कि हरे पौधों को, ऐसे पौधे जो जो गर्म जलवायु एवं क्षेत्रों में होते हैं, उनके यहाँ नहीं होते थे। तो उन पौधों को उगाने के लिए उन्होंने कांच का घर बनाया ताकि कुछ गर्मी को अंदर रखा जा सके और उन पौधों को उगाया जा सके। इसीलिए उन्होंने घर बनाया। इन घरों को ग्रीन हाउस कहा गया था। ठीक ना? अब होता क्या है कि ये जो आपकी पृथ्वी है, इसके ऊपर वायुमंडल में एक लेयर बन जाती है। कैसे बन जाती है? देखिए, बनता है कि जब हम वृक्षों की कटाई बहुत ज्यादा करते हैं, फैक्ट्री में जो है बहुत ज्यादा कोयला जलाते हैं, जो है मतलब ऐसा काम करते हैं जिससे CO2, CH4, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी गैसें बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती हैं। तो ये सारी गैसें वायुमंडल में जा करके एक लेयर बना लेती है, एक क्या होता है, परत बना लेती हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर कांच का परत बना दिया गया था, ऐसे ये सब वायुमंडल के ऊपर जा करके क्या होती है, एक परत बना लेती है। तो इसी के आधार पर एक घर नुमा, पूरी पृथ्वी एक घर नुमा इन परतों से ढक जाती है। तो एक प्रकार का घर हो गया। अब चूंकि यहाँ पर हरे हरे पौधे थे तो उसी प्रकार से पृथ्वी भी हमारी हरी भरी है। तो इसलिए इस पृथ्वी को भी जो ये लेयर बनाया गया इन गैसों के द्वारा, इसको भी ग्रीन हाउस कह दिया गया। ठीक है ना? इसी को क्या कह दिया गया? ग्रीन हाउस। और चूंकि ये वाला हाउस इन गैसों ने बनाया है, इसलिए इन गैसों का नाम दे दिया गया ग्रीन हाउस गैसें। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें क्यों कहा जाता है। ठीक है ना? तो अब देखिए, जो ग्रीन हाउस गैसों में जो सबसे खतरनाक गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, इसे कहा जाता है जो है जीवन के लिए उपयोगी
और इसे कहा जाता है जीवन के लिए हानिकारक। उपयोगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो पौधा आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो एक प्रकार से लाभदायक भी हुआ, लेकिन अगर इसका स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो पूरे विश्व में तबाही मच जाएगी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। तो इसलिए ये नुकसानदायक भी है और लाभदायक भी है। ठीक, दूसरा आपका मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है ना, फ्लोरिनेटेड गैसें हैं, आपका वाटर वेपर है। तो अब देखिए देखिए CO2 का उत्सर्जन सबसे ज्यादा कहां से होता है? वाहन से होगा, फैक्ट्री से होगा, जो आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां से होता है। जंगल की कटाई करोगे तो CO2 अपने आप बढ़ ही जाएगा भैया। CH4 का उत्सर्जन क्या होता है? देखिए एक प्रश्न आता है कि जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस निकलती है? तो CH4, ठीक है ना। धान के खेत से, यानी कि जहां पर पानी भरा हो, कुछ सड़ गया हो, वहां से कौन सी गैसें निकलेंगी? CH4 निकलेगा, ठीक है ना। कचरा उद्योग, ये सब चीजें यहाँ पर जो है CH4 यानी कि मेथेन निकलती है। खाद वाले फैक्ट्री से और जो इंडस्ट्री होती है वहां से क्या निकलता है? नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। फ्रिज और एसी से क्या निकलेगा आपका? ये फ्लोरिनेटेड गैसें, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, HFC हुआ, CFC हुआ, ये सब निकलते हैं। देखिए जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो जो समुद्रों पर और नदियों पर पड़ेगा तो जल क्या होगा? गैस बनकर के ऊपर उड़ता है, यानी कि भाप के रूप में ऊपर जाता है, और वो भी लेयर को बनने में मदद कर देता है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक रूप से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है, ऐसा नहीं कि केवल कृत्रिम होगा। ठीक, अब ये ग्रीन हाउस गैसें करती क्या है? ये करते क्या है कि ये सूर्य के प्रकाश की गर्मी को अंदर तो आने देती है, लेकिन ये जो है बाहर इन गर्मी को, यानी कि उष्मा को, हीट को नहीं जाने देती है, और इसीलिए आपका पूरा विश्व गर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाएगा वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक, तो अब होता क्या है? देखिए जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यानी कि अंटार्कटिका और आर्कटिक, यहाँ पर बर्फ बहुत तेजी से पिघलेगी, और जब बर्फ बहुत तेजी से पिघलेगी तो क्या होगा? समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, और जब समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा तो होगा क्या कि जो तटीय देश हैं जैसे बांग्लादेश, मालदीव और जो है फिलीपींस, ये सारे देश जो हैं ये डूबने की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसे हिमालय का ग्लेशियर भी पिघलेगा, और जब हिमालय का ग्लेशियर पिघलेगा तो उससे संबंधित जो देश जैसे भारत है वहां पर भी वही हाल होगा, हमारे देश में भी वही हाल होगा, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न बनता है। ठीक, अब एक प्रश्न बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे ज्यादा योगदान कर रहा है वो देश कौन सा है? तो वो है पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर अमेरिका, और तीसरे नंबर पर है भारत, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग जान गए। आगे चलते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कुछ प्रोटोकॉल समझौते हुए हैं, उनको आप लोगों को याद रखना है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। फास्ट रूप से आप मैचिंग कराइएगा। IPCC 1988, ये एक संयुक्त राष्ट्र का निकाय है, ठीक है ना। 1992 में UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक ढांचा बनाता है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग कराने के लिए पूछता है। इसमें कहा गया कि भैया देखिए जो विकसित देश है वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करे, ठीक है ना, और ये लागू 2005 में हुआ। देखिए 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ, उसमें कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे या वहां तक सीमित कर देना है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2015 में कहा गया भैया देखिए वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उससे कम पर काम करना होगा, यानी कि पेरिस समझौता हुआ, और कहा गया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही इसको सीमित करो। किसको? जो है ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है ना। और लागू कब हुआ? 2016 में। अब 2021 में ग्लासगो जलवायु सम्मेलन हुआ, जिसको COP26 हम लोग कहेंगे। यहां पर भी कुछ बातें हुई, इसको आप लोग मैचिंग करा लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग चलते हैं। अब भारत क्या कर रहा है भैया? तो भारत क्या कर रहा है? देखिए भारत ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कदम उठाया है, और वो कदम ये है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, ठीक है ना। फिर 2030 तक भारत ने कहा कि हम 50% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से बनाएंगे, ठीक है ना भैया। और एक बहुत बड़ा टारगेट है कि 2070 तक हम नेट जीरो टारगेट को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि जीरो ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन हमारे यहाँ होगा। खासकर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ही कम होगा। जीरो का मतलब बहुत ही कम होगा, ठीक है ना। तो ये पूरी क्लास रही ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों से, इससे ज्यादा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।